audio jungle. नमस्ते। यार बारिश हो रही थी फिर भी आप काफ़ी लोग आ गए हो। मुझे लगा सीखने आए हो तो ज़्यादा बेटर है, मिलने में क्या ही फ़ायदा है। किस किस का यहाँ पर हिंदी साहित्य है ऑप्शनल, और किसका अदर ऑप्शनल में कौन कौन है? तो आप लोगों ने ले लिया या आपको भी लेना है? तो यहाँ पर तो सारी बातें हिंदी साहित्य की ही होंगी, जैसा कि सेशन है, जैसा कि बताया गया होगा आपको। एक्चुअली मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती रही हैं कि हिंदी साहित्य को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि आप बस हर एक क्वेश्चन के डाउट सब सॉल्व कर सको। तो मुझे लगा एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ और जो भी मेरे पास है, जो मैंने गेन किया अपनी तैयारी के दौरान, तो वो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में बताया जाए। जो भी बोलूँगा तो वही होगा जो मैंने अभी तक सीखा है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होगा। एक्चुअली मेरे पेपर 1 में 144 मार्क्स हैं, पेपर 2 में 145 मार्क्स हैं। तो आई थिंक जो बोला जाएगा तो क्रेडिबल होगा। बाकी आपको एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पर जो बोलूँ जो बताऊँ मैंने ये किया वो किया, आप सिर्फ उतना ही सुनना जितना आपके लिए बेटर हो सके। अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी, मेरा कोई पॉइंट, मेरी कोई ट्रिक आपके मार्क्स नहीं बढ़ा रही है तो वो अडॉप्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? और मैं आपको अपने नोट्स भी डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पर। तो पहले इस बात पे हम बात कर लेते हैं 2-3 मिनट कि आपको हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का चयन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग कर चुके हैं बट उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने अभी तक अपना ऑप्शन डिसाइड नहीं किया है। कई लोगों का डाउट आता है कि आपके पास बैकग्राउंड है हिंदी लिटरेचर का, लाइक आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया तभी आपको इसका चयन करना है। हाँ, तो ये बात तो बहुत हद तक सही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसका नॉलेज बढ़ेगा, आप उसके बुक्स पढ़ कर के आए होंगे, आपने क्लासेज की होंगी, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ऑप्शनल की बेटर हो जाएगी। जैसे कि मेरा PSIR से मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरा ऑनर्स था, तो मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज था वो ठीक था, उसका एक्सपीरियंस भी ठीक था। बट सिर्फ उस बेस पर अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन सा वैकल्पिक विषय का चयन करना है, तो वो सिंगल फैक्ट्स पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। दूसरी बात, किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हिंदी आपका ऑप्शनल बन सके। पहली बात कि आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी भाषा की, जो भाषा है उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, आपको एक बेसिक लेवल की हिंदी लिखनी आनी चाहिए। एक फैक्ट ये है कि जिनका भाई हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है उनमें से 40% हिंदी भी ठीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। आप लोग एग्री कीजिए या ना कीजिए, बट मैंने अपने दोस्तों की कॉपियाँ देखी हैं, आंसर्स देखे हैं कि उनके एक आंसर में कम से कम 5-6 गलतियाँ होती हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हिंदी लिटरेचर की कॉपी चेक की जा रही है मेंस में, और अगर आपने 2-3 गलतियां भी कर रखी हैं, जो भाषाई गलतियां हैं, जो व्याकरण की गलतियां हैं, अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं तो आपको नंबर तो नहीं मिलने वाले हैं।
मिलेंगे क्या, वो निगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर को चेक करने वाला इंसान भी हिंदी के प्रोफेसर होगा, और आप एक ग्रेजुएशन के बाद हिंदी लिख रहे हैं। तो अगर आपने हिंदी मीडियम से स्टडीज़ की हैं या आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, बट आपकी हिंदी ठीक है, तब आप इसका चयन कर सकते हैं। सिर्फ इस बेस में चयन नहीं करना है कि छोटा वैकल्पिक विषय है, अंकदायी है, रोचक है। रोचक कितना भी हो, अंकदायी कितना भी हो, बट आपकी अगर हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप यार हिंदी सीखना स्टार्ट नहीं करोगे। कि आपने कोचिंग ले ली और आप हिंदी ही सीख रहे हो। अगर हिंदी अच्छी है, दूसरी बात आपकी जो प्रेजेंटेशन है हिंदी भाषा की, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, तो आपको हिंदी वैकल्पिक विषय चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको अपनी आंसर कॉपियाँ डिस्प्ले करूंगा, ये आप लोगों ने देखी होंगी। मुझे जो 289 मार्क्स आए हैं, सिर्फ दो चीज़ों पर आए हैं। एक, मेरी भाषा में प्रवाह था। अगर मुझको किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ 2 पॉइंट भी पता है, तो मैं 2 पेज आंसर लिख सकता हूँ। दूसरा, जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो ऐसी थी कि अगर आप मार्क्स दो या ना दो, बट आप उस कॉपी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अगर, चूंकि हिंदी लिटरेचर आज की डेट पे सैचुरेट हो चुका है, 240 या 250 के ऊपर मार्क्स आसानी से आ नहीं रहे हैं। ये 260 प्लस तभी जाएगा जब आपकी भाषा में अशुद्धियाँ नहीं होंगी, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि हाँ लगे कि इसने पढ़ के मेहनत की है और कुछ लिखा है इसने, ना कि जैसा आपके सामने वाला लिख रहा है, जैसा आपके पीछे वाला लिख रहा है। अगर आपकी कॉपी भी वैसी हुई, तो आपको एवरेज से कम नंबर ही मिलेंगे, और फिर आप उसके बाद सोचेंगे कि यार गलतियाँ कहाँ रह गई। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो जनरल क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि हमें कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, आप कोचिंग सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, और कोई ऑफिशियल कोचिंग नहीं ली है। हाँ, मैंने ये किया है क्योंकि चूंकि वो वीडियोस हर जगह अवेलेबल है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे, लाइक असाध्य वीणा हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, ये यार समझ में नहीं आता पहली बार में। तो इन टॉपिक्स के मैंने वीडियोज देखे थे। बट अगर आप 2025 के लिए अपीयर होना चाहते हो, तो आपके पास टाइम है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्लासेज लेनी है या नहीं लेनी है। बट ऐसे कई सारे टॉपर्स हैं, जैसे विपिन भैया भी हो गए, कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, जिन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया है, और बिना क्लासेज के 270 280 मार्क्स लाए हैं। बट सिर्फ इस फैक्ट्स पे मत डिसाइड करना। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तब आप देख सकते हो। बट वही कोचिंग लेना जो आपके लिए बेटर हो, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए जा रहे हों। बिना मतलब कि 6-7 महीने की इसकी कोचिंग नहीं होनी चाहिए, आप 3-4 महीने में ख़त्म कर सकते हो। बट कोचिंग लेने का डिसीजन आपका खुद का होगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही लेनी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम इनफ है हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि वैकल्पिक विषय छोटा तो है, भाषा खंड हो गया, लैंग्वेज हो गया, गद्य हो गया, पद्य हो गया। अगर आप 1-2 बार रिवाइज करते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नहीं भूलते हो। क्योंकि आप में से अधिकांश ऐसे होंगे जिन्होंने कबीर को, तुलसी को, सूरदास को अपनी स्कूलिंग में पढ़ाई की होगी, 10th में, 12th में। तो वो सब आपके बैक माइंड में रहता है। तो अगर आपके पास 6 महीने हैं, आप 6 महीने में 2 बार इसको रिवाइज कर सकते हो। और 6 महीने का टाइम मुझको लगता है कि ये इनफ है हिंदी साहित्य को तैयार करने में। भले ही आपने ऑप्शनल स्विच मारा हो या आपका पहले से ही यही ऑप्शनल रहा हो, तो मुझको लगता है कि 6 महीने आपके लिए बेटर होंगे। तीसरी बात, कंटेंट। कोचिंग करो या ना करो, कंटेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा कंटेंट अवेलेबल है, सब एक जैसे आंसर्स लिख के आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि स्कंदगुप्त ना तो सुखांत नाटक है, ना दुखांत नाटक है, प्रसादांत नाटक है। अब इसमें हम सब एक जैसा लिख रहे होते हैं, या कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम सब एक जैसा लिख रहे हैं। एक जैसा लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वैकल्पिक विषय का चुनाव नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव किया जा रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत मौलिकता लानी पड़ेगी, कुछ आप क्रिएटिव बनिए। आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे कि सिलेबस में कुछ किताबें हैं, जैसे गोदान हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, महिला अंचल हो गया, या ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा, ये मूल किताबें हैं। इनमें मूल कंटेक्स्ट दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इन किताबों को पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। हमें जो पीडीएफ्स मिल जाती हैं जिनमें व्याख्या लिखी होती है, 5 स्टार, 3 स्टार, और हमसे कहा जाता है कि यार ये स्टार वाली व्याख्या पढ़ लेना, आपकी व्याख्या फंस जाएगी। तो उन किताबों का एकमात्र पर्पज व्याख्या फंसाना नहीं है, उनका दूसरा पर्पज ये भी है कि जब क्वेश्चन आए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने महिला अंचल इतनी बार पढ़ा हो कि महिला अंचल का क्वेश्चन आया है अगर आपके पास, तो जो वर्ड्स महिला अंचल में यूज किए गए हैं, आप उन वर्ड्स को यूज करो। आपके जो एग्जाम्पल्स हों वो एग्जाम्पल्स महिला अंचल से आए हों, ना कि किसी कोचिंग की पीडीएफ से आए हों। तो जब आप हिंदी लिटरेचर ले चुके हैं या कोचिंग कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप महिला अंचल की थ्योरी पढ़ रहे हो या गोदान की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये करना है कि जो भी मूल किताबें हैं वो मूल किताबें पढ़नी है। और यार इतनी इंटरेस्टेड किताबें हैं ना कि बिना सिलेबस के आदमी पढ़ जाता है। तो हमारा तो सिलेबस है, आप उसको हाईलाइट करो,
आप उसको अंडरलाइन करो, या आप उसको एक जैसे कोई अच्छा पैराग्राफ मिल गया आपको, तो आप उस पैराग्राफ को अपनी डायरी में भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया था, जैसे गोदान पढ़ रहा हूँ या स्कंदगुप्त पढ़ रहा हूँ, और कुछ अच्छा पैराग्राफ है जो मुझे लगता है यार इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है व्याख्या में आने की, या मैं इसको किसी आंसर में यूज कर पाऊंगा, तो मैं उसको वहाँ पे कोट करता था। क्योंकि मैंने उसको लिख रखा है तो मैं उसे कोट करूंगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया याद नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, पूरा गोदान है, कम से कम 15-20 रचनाएं तो ही हैं, और फिर पद्य में भी इतनी कोट्स हैं, तो याद नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि पहले मैं, अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको नोट करूँगा जो भी उसके एग्जाम्पल्स है अपनी डायरी में, और उसको अलग करूँगा। उसके बाद उसको मैं पढ़ूंगा, एक दो बार रिवाइज करूँगा। उसके बाद भी याद नहीं हुआ तो जो मेरा मोबाइल होगा उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगा, खुद की आइडियो को रिकॉर्ड करूँगा। और जो टाइम आप घर से लाइब्रेरी जा रहे हो, लाइब्रेरी से रूम जा रहे हो, या खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे जो आप गाने सुनते हो, स्पॉटिफाई चलाते हो, उस टाइम पे वो गाने ना सुन करके जो आपने रिकॉर्डिंग की है, जो ये एग्जाम्पल्स हो गए, जो कोट्स हो गए जो आपने रिकॉर्ड की हैं, तो ये कोट्स आपको सुनना है, क्योंकि इन सब में लय और तुकबंदी रहती है, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। और जब हर आंसर में 2-3 कोट्स पड़ी होंगे, तो वो जो आपका आंसर होगा ना, आपके आगे लिखने वाले बच्चे से अलग दिखेगा। तो ये आप जो स्ट्रेटजी थी ये आप यूज कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि आपको बेटर याद हो पाएगा। तो यही था जो एक कंटेक्स्ट कंटेंट आपको मिलेगा, जो मूल किताबें हैं, जो मूल पुस्तकें हैं वहाँ से मिलेगा, आपका कंटेंट बनेगा। तीसरा जो टॉपर्स कॉपीज हैं, टॉपर्स कॉपीज में जो क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हुए हैं तो वो पीवाईक्यूज में ही रहते हैं। तो आप देखो कि कौन कौन से आंसर्स हैं जो आपके कंटेंट को इनरिच कर सकते हैं। चौथा, पास्ट ईयर्स के सॉल्व पेपर्स। और जब आप ये पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली ये, तो आप देखो कि इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अलग एग्जांपल्स का यूज कर रहा है, ये हमारे वाले एग्जांपल्स नहीं है जो पीडीएफ में अवेलेबल। तो आपको इन जो जो एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल्स उठाने हैं और उनको रिप्लेस करने हैं जो आपके नोट्स बने हुए थे। कम से कम इतना तो कर ही लें हम लोग कि एग्जाम्पल्स में विविधता आ जाए। मैं पूरे एग्जाम्पल्स रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हों कि लगे हाँ इसने सुंदरकांड पढ़ के एग्जाम्पल दिया हुआ है, ना कि पीडीएफ पढ़ के एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अगर आपने इवेल्युएटर को ये फील करा दिया कि मैं मूल रचना पढ़ के आया हूँ, मुझको सुंदरकांड का इसेंस समझ में आया है, तो मुझे पता है कि राम की शक्ति पूजा में निराला जी क्या कहना चाह रहे हैं, तब आपके जो नंबर हैं वो 280+ आ जाएंगे। या आप प्रयास तो कर ही सकते हैं, नंबर उतने आए या नहीं आए, प्रयास हमारा होना चाहिए 280+ के लिए। दूसरा, कंटेंट इनरिचमेंट कैसे होगा, वो तो कंटेंट बिल्डअप हो गया। अब आप आते हैं कंटेंट इनरिचमेंट में। आप सबने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हर कवि वही लिखता है जिस समाज में या जिस समय में वह जीता है। सुना है ना? तुलसीदास अपने समय का ही चित्रण कर रहे थे, निराला जी अपने समय का ही चित्रण कर रहे थे, नागार्जुन ने अपने समय के बारे में ही लिखा है। अब अगर हमको भी पता लग जाए ना कि नागार्जुन का समय क्या चल रहा था, नागार्जुन अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या फेस कर रहे थे, प्रेमचंद का जो भी साहित्य है उसमें इतना दुख है क्योंकि वो अपने जीवन में उतना फेस कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में जानकारी जुटा लें कि यार उनका जीवन ऐसा था, उनकी थिंकिंग ऐसी थी, आइडियोलॉजी ऐसी थी, तो हमारे आंसर्स बेटर हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप लेखक परिचय लिखते रहे होंगे जब आप 10th और 12th में रहे होंगे, कवि परिचय लिखते रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना, जितने राइटर्स दिए हुए हैं सबका विकीपीडिया पेज खोलना है। ये मैंने खुद किया था। आप जब सबके विकीपीडिया पेज में जाओगे, तब आपको उनके जो ईयर्स हैं वो पता चलेगा, किस कालखंड में ये लेखक थे, इनकी रचना का स्टाइल क्या था, इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या फेस किया, ये मार्क्सिस्ट राइटर थे या न्यूट्रल थे या राइट विंग राइटर थे। ये सब चीज़ें आपको विकीपीडिया पेज से पता लग पाएंगी। और जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना नागार्जुन के बारे में, जब आप उनका व्यक्तिगत जीवन या जो उनका जीवन का समय था आप उसको जान जाएंगे, तब जो अकाल और उसके बाद की जो रचनाएं हैं वो आपको बेटर समझ में आएंगी। तो किसी रचना को इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना है, उसके लेखक से जोड़ते हुए पढ़ना है। मन्नू भंडारी जी ने जो वो उपन्यास लिखा हुआ है महाभोज, अगर आपको वो टाइम पता लग जाएगा ना कि वो किस टाइम पे लिखा गया है, तो जो महाभोज की संवेदना है, जो महाभोज में अंतर्निहित इशूज हैं, वो आप समझ पाओगे। तो कुछ नहीं करना, 10 मिनट लगते हैं एक लेखक को पढ़ने में, एक लेखक को पढ़ने में। आप मन्नू भंडारी डालो गूगल पे, विकीपीडिया वाला पेज निकालो, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप अपने आंसर्स में लिख सकोगे, और बाकी जो आपकी समझ बनेगी यहाँ से, तो वो आपको अपने आंसर्स में हेल्प करेगी। दूसरा, री रिवीजन करना है।
मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से कि किसी को 2025 में अटेम्प्ट देना है, उसने कोचिंग ज्वाइन की या नहीं ज्वाइन की, उसने बेसिक तैयारी करना स्टार्ट किया, उसने पीडीएफ्स पढ़ा, उसने क्लास नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग की, उसके बाद उस कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको रिवाइज करते जाना है। और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको एक नोट्स भी बनाते चलना है। ये डिस्प्ले करना है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि जब आप अज्यूम करो कि आपको मेंस लिखना है, आपका जीएस लिख चुका है, फिर आपको एक वीक मिलेगा, उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। और अगर आपने उस 3-4 दिन में अपना ऑप्शनल रिवाइज नहीं कर पाए, तो हिंदी कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको याद रहेगा, उसके कॉजेज पता रहेंगे, तो आपको रिवीजन करना होगा। और जब तक आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, तब तक आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे मुझे क्वेश्चन आ गया ना अपभ्रंश में लिखने के लिए, देखो जैसे क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी पे। अब मेरे पास ये नोट्स अवेलेबल है, मुझे कुछ नहीं करना है, इनको बस रट्टा मार के चले जाना है। ये मैंने कब बनाए थे? जब मैंने दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट किया था, क्लास नोट्स बनाने के बाद, कोचिंग करने के बाद, जब आपका खत्म हो जाए आपकी कोचिंग, उसके बाद आपको ऐसी नोट्स बनानी है। मेरी कॉपी नहीं करना है, मैंने आपको बस एक स्टाइल बताया। जैसे ये अपभ्रंश की बात है, अब अपभ्रंश एक पेज में ख़त्म है, 1 या 1.5 पेज मान लो, ऐसे ही अवहट खत्म होगी एक पेज में। और ये ऐसी नोट्स हैं कि आप इनको रिवाइज करके आप पूरा एक आंसर्स लिख सकते हो। आप खुद पाओगे कि अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं जो आपके खुद के नोट्स हैं और आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, तो आप, और ये देखो ये नोट्स भी मैंने रिवाइज किए हैं। एक बार जैसे जब आपके ये नोट्स बन जाएं, तब फिर आपको नेसेसरी नहीं है कि जो भी आप पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, क्लास नोट आप नहीं देख रहे हो जो इतनी बल्कि है, वो रिवाइज करो। फिर आप अपने ऐसे नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर अगर बेटेवर विजिबल नहीं है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में ये देखना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं, हम प्रयास करते हैं कि जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो कोट्स दिए हुए हैं, ये हमें अलग से तैयार करना है। बट जो भी आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, आप उसके एग्जाम्पल्स भी याद करते जाओ। बिना एग्जाम्पल के हिंदी की लिटरेचर का आंसर ऐसा लगेगा कि आपने हवा में कुछ फेंक दिया है, और हवा में फेंकने से नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको अपनी बात एग्जाम्पल से सब्सटेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको कोई राइटर मिल रहा है या कोई आलोचक मिल रहा है जिसने कुछ बोला उस कवि के बारे में, उस रचना के बारे में, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसका मेंशन करके आएँ। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई आलोचना की हुई है, कबीर की भाषा पे बोला हुआ है, शुक्ल जी ने तुलसीदास पे कुछ बोला हुआ है, तो ये आपका फर्ज है कि आप उसको कोट करके आओगे आंसर पे। तो मैंने क्या किया था, जो भी लैंग्वेज सेक्शन था वो मैंने उसके पूरे नोट्स बनाए थे, और इन नोट्स को रिवाइज करने में मुझे लगभग 2.5-3 घंटे लगते थे। जितने भी आलोचक है आपको वो सब लिखना है, किसने क्या बोल रखा है, पेन चेंज करके एग्जाम्पल्स अलग डालने हैं, और ये याद भी रखना है। अब जैसे ये था 9 लाख पातरी आगे नाचे, अब इसमें मैंने देखा कि अकारांतता और इकारांतता आती है, आपको ये मेंशन करना है। तो जो चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखोगे, वही चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिख पाओगे। अगर आपके अंदर ये भाव आ गया कि नहीं यार, मेरा तो तीसरा अटेम्प्ट था, मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, और मुझको सब चीज़ें आती हैं, और आपने लिखना बंद कर दिया, तो फिर आपके नंबर कम आएंगे, और फिर आप दोष दोगे कि यार मार्किंग अच्छी नहीं हुई है। तो आप अपने नोट्स में वो सब चीज़ें लिखो जो चाहते हो आप कि वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो। अगर आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा तो आंसर्स में भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये आप एक बार देख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको नोट्स बनानी कैसे है। अब जैसे मैं कबीर पे नोट्स बना रहा हूँ ना, आप उनका शिल्प उठाओ, शिल्प की हेडिंग डालो, और जिस आलोचक ने कुछ कुछ बोला हो उनके बारे में, वो आप नोट डाउन करो, कुछ एग्जाम्पल्स ले लो,
उदाहरण लिख लो उसके। अब उदाहरण को आप क्या करो, अलग पेन से लिखो। अगर नीला पेन यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ब्लैक कर लो, या तो रेड कर लो, कुछ भी कर लो, इसको हाईलाइट कर लो। उसके अलावा कोई आलोचक का नाम लिख दो इसमें, कि भाषा पर ये बोला गया है। ट्राई करो कि कबीर के जो नोट्स हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे 6-7 पेज में लिखा हुआ है, आपके पास ये मैक्स टू मैक्स 2 पेज में आ जाए। सेम ऐसे करना गोस्वामी तुलसीदास पे जो भी लिखा हुआ है 6-7 पेज में दिया हुआ है, उसमें आपको ट्राई करना कि मैक्स टू मैक्स 2 पेज में आ जाए। आइडिया ये रहेगा, जब आप ये 2 पेजों में आप कंसाइज करोगे, तब तक कंसाइज नहीं हो पाएगा जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग नहीं हो पाई होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप नोट्स अपने सॉर्ट कर पाओगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो नोट्स आपके सॉर्ट नहीं हो पाएंगे। तो रिवाइज करो, 3-4 बार जब रिवीजन हो जाए तब 5वीं बार नोट्स बनाने का प्रयास करना। ये नहीं कि क्लासेस खत्म हो गई हैं और एक बार मैंने रिवाइज कर लिया है तो मैं नोट्स बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। उस तरह में आप जितना कबीर के बारे में लिखा हुआ है उतना आप नोट्स में लिख लेंगे। दूसरी बात, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज़ का सहारा लेना है, जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, जो कबीर पे पीवाईक्यू आए हुए हैं, उनसे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि यार कबीर के किस सेक्शन पे क्वेश्चन आते हुए हैं। तो जब आपको आइडिया होगा कि यार पीवाईक्यू पे इस सेक्शन पे फोर्स किया गया है, इस सेक्शन पे बल दिया गया है, तो आपके नोट्स में वो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ज़्यादा लिखा जाएगा, और जो पेरीफेरी के सब्जेक्ट्स होंगे वो कम लिखे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सबके माइंड में होगा, मेरे माइंड में भी होता था, कि जो जीरोक्स शॉप्स में मिल रहे होते हैं टॉपर्स कॉपीज या टॉपर्स नोट्स मिल रहे होते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने इतने डिटेल नोट्स बनाए थे, बट मेरे नोट्स भी किसी के लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे। अगर कोई उनको पढ़ता है तो जितना मुझको उन्होंने हेल्प किए मेरे नोट्स ने, वो आपको नहीं कर पाएंगे। तो 280, 290 या 300 मार्क्स के लिए जो नोट मेकिंग है, ये एक रास्ता है। आप इस रास्ते से गुजरे बिना 300 नंबर नहीं ला पाओगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि रास्ता कोई और बना कर दे दे, नाम उसका, नाम आपका लिख दे उस रास्ते पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। नोट मेकिंग से आप भाग नहीं सकते हो, आपको नोट्स में लेनी ही पड़ेंगी। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप विभिन्न टॉपर्स को देखो, रवि सिहाग सर हैं या दिव्या मैम, किसी का भी देखो, और एक बार उनके जो नोट्स आपको मिल जाएं या अवेलेबल होंगे उनके टेलीग्राम चैनल पे, तो एक आइडिया लगा लो कि यार ऐसे नोट्स मुझको बनाने हैं। और दूसरी बात, मैं भरोसा रखता हूँ अपने ऊपर भी और सबके ऊपर भी, कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो आप हिंदी लिटरेचर वालों को दे पाओगे। और वो तभी दे पाओगे आप जब आपने खुद मेहनत की होगी, या कहीं से कॉपी किया होगा तो फिर आप उस दिन कुछ नहीं दे पाओगे। उस दिन तो फिर आप सेशन लेने से भी डरोगे कि यार मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा। तो आपको अडॉप्ट करनी है, देखनी है, सीखनी है, बस तरीका अपना रखना है। क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक हो रही है तो उसमें आप बोलो, आप लिखो, ना कि आपके सामने वाले की राइटिंग स्टाइल या आपके पीछे वाले की है। बहुत लोग हिंदी लिटरेचर में ऐसा करते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको मतलब ट्राई कॉपी करने का ट्राई करते हैं। वो आपको कॉपी नहीं करनी है। वो किसी साल मार्किंग अच्छी हो गई या उस टॉपर के साथ लक हो गया या उसकी राइटिंग स्टाइल थी, आप क्या करो, आप अपनी राइटिंग स्टाइल जनरेट करो। आप ये जब डेली एक काम और करते जाना, जैसे अगर आप क्लासेज ले रहे हो, अगर नहीं भी ले रहे हो, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 2-3 आंसर आपको डेली लिखने हैं। महाभोज पढ़ रहे हो, कबीर पढ़ रहे हो, कहानियाँ पढ़ रहे हो, नई कहानी पढ़ रहे हो, प्रेमचंद पढ़ रहे हो, उसके जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो आपको डेली लिखने हैं। और एक बात और है, फिर आप लोगों का डाउट ये भी आता है कि हमने डेली लिख भी लिया तो हम चेक कहाँ से कराएंगे। बहुत पैसा तो होता नहीं हम लोगों के पास, है ना, सीधे साधे परिवार से हैं, तो बिना मतलब पैसा वेस्ट भी नहीं करना है। 2-3 दोस्त बना लो अगर ऑफलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ये आप सब दिल्ली कभी ना कभी तो आते ही हैं। तो जो आपका पीयर ग्रुप है, आपको वहाँ पे अपने आंसर्स इवेल्युएट कराने हैं, ना कि किसी टेलीग्राम ग्रुप में जाना है कि कोई अपना कोर्स बेच रहा है, कोई मेंटरशिप बेच रहा है और आप उस मेंटरशिप को खरीद लो। ठीक है, आप प्रोडक्ट मत बनो, आप अपने आंसर्स खुद से लिखो जो पीवाईक्यूज हैं। बट अगर नहीं लिख पा रहे हो 7 के 7 दिन, तो मैक्सिमम 3-4 दिन लिखना ही लिखना है आंसर्स को। वहाँ पर फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और किसी से भी पेड इवैल्यूएशन नहीं कराना। पेड इवैल्यूएशन कौन करता है? जिसका मेंस नहीं निकला होता है, जिसने बहुत बार प्रीलिम्स दिया होता है, वो आपको नहीं बता पाएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। आप पीयर ग्रुप में अपने आंसर्स चेक कराओ, या तो मैं बोलूँगा खुद से अपने आंसर्स चेक करो। खुद से कैसे चेक करोगे? जब आप टॉपर्स कॉपीज पढ़ोगे। टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल है, सारे चैनल्स पे हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे हैं, वेबसाइट्स पे हैं, इवन जीरोक्स शॉप में भी हैं। आप देख लो कि जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, या अगर आपका आंसर्स उनके जैसा नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया है। दूसरी बात, जब आप लिख रहे होते हैं तब आपके अंदर एक उम्मीद होती है ना कि बेस्ट आंसर ये होगा। तो जब आप अपना इवैल्यूएशन करो,
तो आप ये देखो कि जो आंसर आपने लिखा है ये बेस्ट आंसर के कितना करीब पहुंचा है आपका। अगर 40% गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम 50% जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसके अगली बार 60% जाएगा। तो खुद से इवैल्यूएट करना है। और ये बहाना नहीं मानना कि कोई मेरी कॉपी चेक नहीं कर रहा, कोई आंसर चेक नहीं कर रहा, तो मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा। चेक करे या ना करे, ये आपकी सेल्फ ड्यूटी है कि आप 2-3 आंसर्स डेली लिखोगे, उस भी जिस टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। ओके, आंसर्स की बात कर रहे हैं तो अब आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे बताना, तो उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि 260 से ऊपर कैसे जाना है। किसी को 300 प्लस तो नहीं लाने हिंदी में? और नहीं, अच्छी बात है, लाने हैं तभी तो आएगा, क्योंकि इस बार 300 नहीं टच हुआ है ना हिंदी साहित्य में। जबकि दूसरे ऑप्शन में 320 तक गया, 325 तक गया है। तो हाँ, 344 भी गया। तो कम से कम ये भूख तो रहे ना अभी कि हाँ 300 प्लस जाना है। वहाँ पे मत सैचुरेट कर जाना कि नहीं 260 आ रहे हैं बहुत है, मैं कहीं और से कवर कर लूँगा। कहीं से कवर नहीं होगा, रैंक पीछे चली जाएगी आपकी। 300 प्लस 320 तो मैं नहीं कहूँगा, 280 प्लस कैसे आएंगे जब आप यहाँ पर अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, नो मैटर आपका सोर्स सेम था, कंटेंट सेम था, आपके जो दोस्त हैं वो भी सेम कोचिंग में जा रहे हैं, सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेम बुक्स हैं, वो सब गोदान पढ़ रहे हैं, सब महिलांचल पढ़ रहे हैं। बट अब यहाँ पर आप कुछ वैसा करोगे जो आप ही कर सकते हो, जो आपके बगल वाला नहीं कर सकता है। और यहीं पर आपको नंबर मिलने हैं। आपने आंसर राइटिंग कैसे की, आपकी जो टेस्ट कॉपीज हैं वो कैसी गई हैं, तो आपने जो भी गेन किया अभी तक की सेल्फ स्टडी में या कोचिंग में, आप उसका इसेंस लाओगे अपनी आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग डे वन से अच्छी नहीं हो पाएगी, बट एक दिन पक्का अच्छी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी तो मैंने कहानियों से पढ़ा था, कहानियों के बाद जब मैं उपन्यास में पहुंचा तब मैंने कहानियों के आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था और उनको रिवाइज करता था। सेम आपको भी करना है। जब आप फाउंडेशंस पढ़ रहे हो या क्लासेज कर रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तब आपका जो भी टॉपिक खत्म होता जाए आप उसके डेली आंसर्स लिखते जाओ। डेली आंसर्स क्या कराएंगे आपको, ये सिखा देंगे कि बहुत ज़्यादा शब्दों को छोटे शब्द कम शब्दों में कैसे कंसाइज करना है। दूसरा, आपको ये हैबिट देंगे 2-3 आंसर्स डेली लिखने की। और ये आपको तैयार करेंगे कि आप एक 20 क्वेश्चन वाला जो 3 घंटे का टेस्ट होता है, आप उसके लिए तैयार हो पाओ। तो डेली आंसर राइटिंग आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आपने वो स्किप कर दी तो वो उसका फ़र्क आप जब आप फुल लेंथ टेस्ट देने आओगे उसमें दिखेगा। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले तो डेली आंसर लिखने हैं। जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसमें होनी चाहिए। भूमिका यहाँ जीएस से थोड़ी बड़ी जाएगी। तो जीएस में हम 2-3 लाइन में खींच बनाते हैं ना, वो नहीं आएगी। यहाँ पे कम से कम 3-4 लाइन की भूमिका लिख सकते हो। ठीक। जब आप भूमिका लिख रहे हो तब आप ट्राई करो कि आप किसी स्टडी मटेरियल को कॉपी ना करो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। भले ही आपका कंटेंट सेम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भले ही यहाँ पे आप सबने एक ही चीज़ को पढ़ा है और एक ही किताब को पढ़ा है और एक ही नोट्स को पढ़ा है, बट जो आपकी भाषा है वो सेम नहीं हो सकती है। आप कुछ अलग वर्ड्स यूज कर रहे होगे, आप अलग वर्ड्स यूज करोगे, आप अलग वर्ड्स यूज करोगे। तब यहीं पर आप कैसे सेल्फ बन सकते हो, आप जेनरिक कैसे हो सकते हो, आप ओरिजिनल कैसे बनोगे। ओरिजिनलिटी यहीं पे आएगी, जो आपकी लैंग्वेज है उसके जो आपके शब्द हैं वो आपके ही हैं, वो किसी कोचिंग मटेरियल से नहीं आए हुए हैं। अगर आपने आंसर राइटिंग में भी कोचिंग मटेरियल के वर्ड्स यूज किए, तब फिर आपको एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा कि आपको एवरेज नंबर ही मिल जाए 240 और 250। तो आपको ये ट्राई करना है कि जब आप पढ़ रहे हो तब आपकी लैंग्वेज अच्छी हो। इसके लिए क्या बेटर, आप एक काम और कर सकते हो कि आप मान लो हिंदू पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ, जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप एक आर्टिकल्स ऐसा लो, जनसत्ता का ले लो या दैनिक जागरण का ले लो, जो शुद्ध हिंदी में लिखा हो। जब आप एक आर्टिकल हिंदी का पढ़ते जाओगे तब जो आपकी हिंदी है वो भी अच्छी होती जाएगी। अल्टीमेटली आपको शब्दावली चाहिए होगी, आपको ग्रामेटिकल एरर से बचना होगा, तो जो आर्टिकल आएगा वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी 3-4 लाइन में भूमिका खत्म हो जाए, यहाँ पर जो डाउट आता है कि पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है, तो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है आप वहाँ पॉइंट बना सकते हो। जैसे मैंने खुद पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ऐसे लिखा था। बट ये सिर्फ भाषा तक ही सीमित रखना, एक गद्य और पद्य के क्वेश्चन से मत आना। उसके बाद आप पैराग्राफ्स में लिखोगे। कुछ चीज़ें आप नहीं अवॉइड करना अपने आंसर्स लिखते टाइम। अगर किसी के शिल्प में क्वेश्चन आया हुआ है तो आई एम श्योर कि किसी न किसी ने उसके बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा। जब आप किसी आलोचक को कोट कर देते हो ना अपने आंसर में, तब जो उसकी क्रेडिबिलिटी वो बढ़ जाती है। अगर आप नागार्जुन की संवेदना के बारे में लिख रहे हो या आप कबीर के बारे में लिख रहे हो, अब कबीर के बारे में इतने आलोचकों ने बोला है, अगर आपने किसी भी आलोचक के बारे में दर्शाया ही नहीं क्या बोला है, तब तो फिर आप जनरल आंसर लिख के आ रहे हो
कि जनरल आंसर तो जो बच्चा 2 महीने कोचिंग कर रहा है वो भी लिखाएगा, चाहे उसका पहला मेंस हो चाहे चौथा मेंस हो। तो आप मेक श्योर करो कि जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, उन्होंने जो बोला है आप वो कोट करके आओ। बिना उनको कोट किए हुए आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, ट्राई करना है कि आप ब्लू पेन से लिखो जो आपका कंटेंट जा रहा है, एंड ब्लैक पेन से आप लिखना स्टार्ट करो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं। अगर गद्य और पद्य का आंसर है, मेक श्योर कोई पेज ऐसा ना हो जिसमें आपने एग्जाम्पल ना डाला हो, क्योंकि ये बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि आपकी कॉपी कोई टॉप टू बॉटम पढ़ाई पढ़े और चेक करे। अगर आपने एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं, पेन चेंज कर रखा है, तो वो दिख जाता है कि हाँ इसने एग्जाम्पल्स वहीं के डालोगे जहाँ पे आपने आंसर राइटिंग की हुई है, जहाँ का आपने ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल अपने आप में बता देगा कि हाँ इसको समझ थी और इसने इस एरिया में लिखा हुआ है। अब अगर आप नागमती के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके विधायक में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिना आंसर्स एग्जाम्पल्स के वो आपका आंसर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल में आपको ट्राई करना है कि 100% शुद्धियाँ तो नहीं आ पाएंगी, आप एज इट इज तो नहीं लिख पाओगे, बट जितना भी ट्राई करो कि 70-80% तो वो सही ही हो। कहने का मतलब ये है कि अवधि के एग्जाम्पल में ब्रज भाषा मत ले आना, ब्रज भाषा के एग्जाम्पल में अवधि मत ले आना, ये अपने से मत बना लेना। अगर कोई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस एग्जाम्पल की एक क्या बोलते हैं उसका इसेंस है उस वर्ड का, और वो वर्ड आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप सिंपल से यार डॉट डॉट कर लो, ना कि कुछ नया वर्ड अपने आप ले आओ। नया वर्ड अपने आप तब ला सकते हो आप जब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका वर्ड जो आपका एग्जाम्पल है उसके जो इसेंस को खोएगा नहीं। बट अगर आपको जो नया वर्ड आ रहा है जो आपने खुद से बनाया है उसको इसेंस को खो देगा, तो वो वर्ड वहाँ पे नहीं डालना है, आप डॉट डॉट कर सकते हो। 2 लाइन का एग्जाम्पल है, 2 लाइन नहीं याद आ पा रही हैं, यार 1 लाइन ही लिख लो, बट एग्जाम्पल लिखो। और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आप ब्लैक पेन से लिख पाओ। क्योंकि बहुत कम लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने सेम कलर की शर्ट और पैंट पहन रखी है ना, हम यूजुअली अवॉइड करते हैं ताकि अलग अलग दिखना चाहिए, तो आपका एग्जाम्पल भी अलग दिखे। अगर अलग दिखेगा तो वो जो इवैल्यूएटर है उसकी आंखों में जल्दी पहुंच जाएगा। अगर आपने सब एक ही पेन से लिख रखा है तो हो सकता है कि उतना प्रभाव ना डाले, बट ये आपके ऊपर है। अगर आपने आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आपका पेपर खत्म नहीं छूटेगा, तब आप ब्लैक पेन यूज कर लो। बट फिर भी प्राइमरी गोल यही है कि पेपर आपका खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया ब्लैक पेन यूज करना है तो आप ब्लैक पेन यूज करना स्टार्ट कर दिए और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आपके 2 क्वेश्चन ही लास्ट में छूट गए। अब जब आप डेली लिख चुके होंगे और पीवाईक्यूज पे भी आपने आंसर्स राइटिंग कर रखी होगी, पीवाईक्यूज पे कैसे लिखना है ये बता देता हूँ मैं। मान लो आप लोगों ने भारत दुर्दशा पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, भारत दुर्दशा पढ़ लिया आपने, स्कंदगुप्त पढ़ लिया, आषाढ़ का 1 दिन पढ़ लिया। अब मुझे कोई बताएगा अगला स्टेप उसका क्या होना चाहिए इन तीनों नाटक को पढ़ने के बाद? ज- हाँ वो तो जानना ही है, बट जब आप ये तीनों पढ़ चुके हैं तब जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014 से, जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, वो जो कॉपी आती है ना यूपीएससी लिखा होता है और बगल में ऐसी होती है और यहाँ पे यूपीएससी लिखा होता है, आप उस कॉपी को लाओ और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले क्या करो, 1 दिन पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ रिपीट भी होते हैं तो आपको रिपीट वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। जब आप रिपीट वाले छोड़ दोगे तो बहुत कम क्वेश्चन आंसर बचेंगे। जितने भी कुछ मिले नाटक खंड से वो सारे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको पक्का से पक्का करके रखनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा वो बता देता हूँ। अगर आपने नाटक पे भी कर लिया, उपन्यास पे भी कर लिया, कहानी पे भी कर लिया, जब आप इन सब सेक्शंस पे कर लोगे, तब जिस दिन आपका मेंस होगा और आप पेपर देखोगे तो यार पहली फीलिंग ये आएगी कि यार इन सब पे तो मैं लिख के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे 98% क्वेश्चन तो रिपीट ही होने, 90% तो होने ही होने। अब पीवाईक्यूज देखना और पीवाईक्यूज पे आंसर लिखना दोनों अलग चीज़ें हैं। जो सिर्फ देख कर जा रहा है अच्छा काम वो भी कर रहा है, बट अगर आप देख के जा रहे हो तो आप 260 या 250 पे रुकोगे। अगर आप लिख करके जा रहे हो तो 290 और 300 भी आपका आएगा। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप पीवाईक्यूज पे आंसर्स न लिख पाओ। तो अगर आपका नाटक सेक्शन आपने रिवाइज कर लिया, उपन्यास कर लिया, कहानी कर ली, कुछ भी कर लिया, उसने जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो आपको लिख के रखना है। किसी ने अभी तक ऐसा किया है? हाँ चलो बहुत अच्छा, अगर आपने कर रखा है तो ये आप सबको करना है। पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम सबको पता है यार क्वेश्चन तो अगले साल भी पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी पे आएगा। इस साल भी वो अवधि की भाषाएं पूछेगा, अवधि की मर्यादाएं पूछेगा। इस साल भी वो दक्षिणी हिंदी पे क्वेश्चन पूछेगा। जब क्वेश्चन रिपीट ही होने हैं तो हम क्यों ना उसको पहले से लिख करके जाएं।
जब आप नोट्स भी बना लोगे, आप डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप इसको ये भी करके जाओगे, तो बहुत कम चांस बचेंगे कि आपके नंबर वहाँ पे अच्छे ना आए। उसके बाद टेस्ट सीरीज, ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मुझे खुद बहुत स्ट्रगल हुआ है यार। ये अभी तक याद है इसका स्ट्रगल। पहला स्ट्रगल, मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर अवेलेबल है तो इवैल्यूएटर अच्छे नहीं है। अब आप मान लो 12-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, अगर कॉपी आपकी अच्छी नहीं चेक हो पा रही है, टाइम से चेक नहीं चेक हो पा रही है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? अगर टेस्ट सीरीज आपको अच्छी ना मिल पाए, तब फिर आप एक काम और कर सकते हो। आप फिर चले जाओ पेपर वाइज पे, 2013 से उठाओ 23 तक आओ। ठीक है, जब आप ये मेंस दे रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। और आप हर एक दिन एक पेपर लिखो, और आप खुद से चेक करो या कहीं और से चेक कराओ, दोस्तों से चेक कराओ। बट फेक टेस्ट सीरीज में मत जाना जहाँ से आपको फेक कॉन्फिडेंस मिल जाए, फेक मार्क्स मिल जाए। क्योंकि टेस्ट सीरीज के नंबर कोई नहीं पूछेगा फिर से तुम्हारी बात। 170 वाले से कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे किस टेस्ट में 170 मार्क्स आए थे। अगर ये 170 का 160 या 150 वहाँ पे रिप्लिकेट नहीं हो पा रहा है, तो टेस्ट सीरीज आपको अच्छी ही ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज में मान लो मैंने एक जो पहला टेस्ट दिया था वो आदिकाल पे था। मुझे आज भी अपने नंबर याद है, आई थिंक 110 से 120 नंबर थे। ठीक है, जब 110 से 120 नंबर आते हैं ना, तो उस दिन पता है पहला डाउट क्या आता है? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हुआ था पॉलिटिकल साइंस से, मैंने शिफ्ट किया था हिंदी लिटरेचर पे। जो पहला डाउट आया, जो मैंने अपने घर में डिस्कस किया, कि मैंने गलती तो नहीं की ऑप्शनल चेंज करके, क्योंकि 110 नंबर काफ़ी कम होते हैं किसी भी टेस्ट में। अगर पहला टेस्ट है तो फिर और गुस्सा आती है। तो इसका आइडिया यही है कि ये जो भी आपको इसमें इवेल्युएट कर रहा है, नंबर छोड़ दो, फीडबैक मिला होगा। फीडबैक पे आपको काम करना है। फीडबैक पे आपको ऐसा काम करना है कि जब आप टेस्ट नंबर 2 लिख रहे हो, तो ये जो आपका 110 नंबर है, ये कम से कम 115 या 112 में चला जाए। और जब टेस्ट नंबर 10 तक आप आ रहे हो, तब आप 130 तक पहुंच जाओ। अगर आप 110 का 130 नहीं कर पा रहे हो मेंस के पहले, तो 110 का 130 या 140 एक्चुअल मेंस में नहीं होगा। जैसा कि क्रिकेट में बोलते हैं ना, कि मतलब आप वर्ल्ड कप की फाइनल में अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी फॉर्म है, आप नहीं पा सकते हो। तब आप ये मत सोच के जाना कि यार यहाँ पे 100 नंबर आया तो वहाँ पे 150 नंबर ले आऊँगा। आपको यहाँ मेहनत करनी है और आपको हर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट कैसे हो पाएगी? जो मैंने खुद से सीखा है आपको बताता हूँ। कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, कबीर का लिख रहे हो, इसे आप कंपेयर कराओगे तुलसी से। नागार्जुन का लिख रहे हो, इसे आप कंपेयर कराओगे कबीर से। क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आंसर्स लिख रहे हो, और आपके आंसर्स में जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, आदिकाल को आपने भक्ति काल से, रीतिकाल को भक्ति काल से, आधुनिक काल को छायावाद को जब तक आपने प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से कंपेयर नहीं कराओगे, तब तक जो वो मार्क्स आएंगे वो ठीक नहीं आएंगे आपके। क्योंकि कंपैरिजन बताता है कि इस बच्चे को या इस अभ्यर्थी को जो भी सिलेबस की पूरी जानकारी है और इसको इसेंस पता है। अगर आप निराला लिख रहे हो, तो निराला की जो 2-3 रचनाएं हैं, 2 कंपेरिजन होते हैं। एक होता है इंटर कंपेरिजन, और एक होता है इंट्रा कंपेरिजन। कबीर की रचनाओं को या तुलसीदास का सुंदरकांड को कवितावली से कंपेयर कराना है, साथ ही तुलसीदास को कबीर से भी कंपेयर कराना है। मतलब लेखक की रचनाओं को कंपेयर होना चाहिए, और उस लेखक को हमें दूसरे लेखक से भी कंपेयर कराना है। तो ये कंपेरिजन थोड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में नहीं आ पाता है। क्योंकि मुझे तो बहुत सीखना पड़ गया था, क्योंकि मेरे हर टेस्ट में एक ही फीडबैक आता था कि कंपेरिजन करना सीखो। तो कंपैरिजन थोड़ा टफ रहेगा, बट ये आपको खुद से चेक चेक करना है, खुद से ऑब्जर्व करना है कि आपके आंसर्स में कंपैरिजन बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है। गद्य को कंपेयर कराओगे पद्य से, पद्य को गद्य से, भाषा खंड को भी कंपेयर कराना पड़ेगा। बिना कंपैरिजन के आंसर्स आपके ना जाएं, कहने का यही मतलब है। तो जो 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आ रही, जो मैंने अभी तक बोली हैं, आलोचकों के नाम होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये कंपेरिजन होनी चाहिए। अगर ये 4-5 चीज़ें आप कर पा रहे हो, तब आपके आंसर्स मोर देन बेटर होंगे। और जब आपके आंसर्स मोर देन बेटर होंगे, तब आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्योंकि इसमें स्केलिंग भी होती है। अगर आपके आंसर्स एवरेज से अच्छे हैं, तो जो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। अगर आपके आंसर्स एवरेज से कम है, तो जो फाइनल मार्क्स होंगे और कम हो जाएंगे। साथ ही लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना। अच्छा, किस किस को लगता है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है? यहाँ पर 99% की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं उस 1% के लिए बोल रहा हूँ जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक लिखता था, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी होती थी। तो अगर आपको हिंदी साहित्य में मार्क्स लाने हैं,
तो जीएस में मैटर नहीं करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, बट हिंदी साहित्य में मैटर करता है कि आप कैसे लिख के आ रहे हो। तब आप जब आप वो डेली आंसर्स लिख रहे थे ना, तब आप देखो कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बड़े हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आप दो वर्ड्स के बीच में जो प्रॉपर गैप है वो छोड़ पा रहे हो या नहीं छोड़ पा रहे हो, दो लाइन्स के बीच में जो गैप है वो छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। जब आप ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करोगे अपने आंसर्स का या अपनी राइटिंग का, तब आपकी राइटिंग अपने आप बेटर हो जाएगी। ये प्रीलिम्स के बाद बेटर नहीं होगी, ये जब आप अपने फाउंडेशन में तैयारी कर रहे हो, जब आपने स्टार्ट किया हिंदी लिटरेचर पढ़ना, तब बेटर हो पाएगी ये। तो जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपको अपनी हैंडराइटिंग पे एक नज़र बनाए रखनी है। आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि यार सब लोगों ने बोला कि हैंडराइटिंग का तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं कैसे भी लिख के चलाऊँ। क्योंकि जब आप कहीं भी पहले जाते हो तो आप कैसे दिख रहे हो उसके बाद आपसे आदमी बात करना स्टार्ट करता है। और जब आप अच्छे दिख रहे होते हो तो आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होते हो। तो सेम आपकी आंसर कॉपी में जाएगी। आपने लिखा क्या है उसके पहले ये आएगा ना कि आपका आंसर दिख कैसा रहा है। अगर आपका आंसर दिख ही नहीं अच्छा रहा तो यार वो वाली वो वाइब ही नहीं आएगी ना उसमें, जो आपको 60% मार्क्स दिला दे। और ये आप अपनी राइटिंग बेटर कर सकते हो। किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाना है कि 30 दिन में हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, वो नहीं ज्वाइन करना है। ये अगर आप डेली लिखते जाओगे, अगर आप डेली लिखोगे, ब्लू ब्लैक पेन यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, स्पीड बढ़ा दो, तो आपकी जो हैंड राइटिंग अच्छी आएगी। वर्ड्स बड़े कर देना तो हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ये हैक है। दूसरा आता है कि हाउ मैनी टेस्ट आर इनफ, कितने टेस्ट इनफ होंगे। मैंने 2022 मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी ये सोच के कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। बट सोचने से तो बहुत कुछ होता नहीं है। तो प्रीलिम्स हुआ नहीं उस अटेम्प्ट में। तो मैंने उस अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज लिखी, वो शायद 13-14 टेस्ट थे उसमें। उसके बाद मुझे लगा कि यार जो वो मैंने बोला ना आपको कि वन जो 110 नंबर है ना, वो आपको 130-140 तक लेके जाने हैं, वो नहीं जा रहे थे। वो अभी भी 120-125 में रुके हुए थे। तो टेस्ट काउंट नहीं करना है या टेस्ट सीरीज काउंट नहीं करनी है जब तक आपके मार्क्स आपके डिजायर लेवल तक नहीं आए हैं कि आपको इतने मार्क्स चाहिए। हो सकता है किसी का जीएस बहुत शानदार हो, ऐसे बहुत अच्छा हो, उसको 240 नंबर चाहिए हो ऑप्शनल में, किसी को 320 चाहिए हो। तो जितने आपको चाहिए, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तब आप टेस्ट लिखना मत बंद करो। आपको मेंस के पहले तक टेस्ट लिखते ही रहना है। और टेस्ट सीरीज से भागना मत, क्योंकि हिंदी मीडियम पे और हिंदी लिटरेचर दोनों पे समस्याएं हैं कि हम टेस्ट सीरीज पे नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है नंबर कम आएंगे, तो जो दोस्तों के बीच हमारी रेपुटेशन है, चाय पीते टाइम हम जो बात करते हैं, उन सब में मज़ा नहीं आता कि यार मेरे 100 नंबर ही हैं तुम्हारे 120 नंबर आए हैं। तो टेस्ट सीरीज लिख के ही जाना है। और कितने टेस्ट इनफ ये मैटर नहीं करता जब तक आपकी हैंड राइटिंग, जब तक आपकी जो राइटिंग स्टाइल है और जब तक आपकी प्रेजेंटेशन ये बेटर नहीं हो पा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें बच गई थी, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्याख्या। आप सब लोग कितनी व्याख्या पहचान लेते हैं यूजुअली 10 में से, अगर कभी पेपर लिखा हो या कभी ट्राई किया हो व्याख्या पहचानने का? हाँ, तो अगर आपको जिन्होंने भी हैंड्स अप किए थे ना 320 प्लस में, उनको 10 में से 10 व्याख्या पहचाननी पड़ती हैं। ठीक है, 10 में से 4 या 5 व्याख्या पहचान करके नंबर नहीं आते हैं। तो 10 में 10 पहचाननी पड़ेंगी। और ये कैसे पहचानोगे आप? जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारे पास मूल किताबें हैं, आपको वो सब बार बार पढ़नी है। साथ में क्या करना है, जब आप पीवाईक्यूज देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की पीवाईक्यू नहीं देखना है, व्याख्या का भी पीवाईक्यू देखना है कि 2013 में कौन सी 10 व्याख्याएं आई थी, 14 में कौन सी आई थी, 15 में कौन सी आई थी। और वो आपको बार बार देखनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पेपर बन रहा होता है तब जो किसी भी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो व्याख्या में आता है, जहाँ पर व्याख्या करने का स्कोप भी हो,
कुछ विशेष लिखने का स्कोप हो, उसमें शिल्पगत विशेषताएं हों या संवेदनागत विशेषताएं हों, तो कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। श्रद्धा भक्ति हो गया, कविता क्या है, या स्कंदगुप्त हो गया, या छायावाद में जितनी रचनाएं हैं, उन सब से जो रिपीट होते हैं ना, तब जब आप पीवाईक्यूज देखते रहोगे तो कुछ व्याख्या तो वहाँ से ही हो जाएगी पीवाईक्यू से। एक डिस्टर्बिंग सेक्शन है नई कहानियाँ। नई कहानियों में से इतनी कहानियाँ और वो इस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि वो दिमाग में घुसती नहीं है। पहली बात तो रिलेट नहीं होती है, दूसरी बात याद नहीं आती हैं। इस बार भी जो एक व्याख्या आई थी परिंदे, परिंदे की जो व्याख्या आई थी वो मेरे बहुत सारे दोस्तों की व्याख्या गलत हुई है। तो जब हमको पता है कि यार नई कहानियों से व्याख्याएं आती ही आती हैं, वो हर 2 साल में एक बार तो आएगी ही आएगी, तो आपको वो 10 जितनी भी कहानियाँ उसमें लिखी हुई हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कहानियाँ नहीं, जितनी भी कहानियाँ लिखी हुई हैं उस किताब में, आप सबको वो कहानियाँ पढ़नी है। और जो उसमें भूमिका लिखी हुई है ना राजेंद्र यादव ने, तो उसके एक बार आप भूमिका भी देख लेना। लोग तो मना करते हैं पढ़ने से, बट आप एक बार देख लेना, तो जो वो कहानियों का जो कंटेक्स्ट है, जो कहानियों की जो व्याख्या है, वो आप बेटर कर पाओगे। उसके बाद क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 10 में अगर 9 भी पहचान पा रहे हो, तो एक जो बच गई है ना उसका ट्राई करना कि अगल बगल से कहीं से पता कर लो, क्योंकि ये 10 में से 10 पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर पहचान लिए तो 6 नंबर मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, नहीं पहचान पाए तो 2 नंबर मिलेंगे। अब जो 4 नंबर का लॉस होगा वो बाद में यार बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, तुम्हारी रैंक डिस्टर्ब कर देगा या इन और आउट भी करा सकता है। तो 10 की 10 व्याख्या पहचानने का ट्राई करना है। पहली बात तो वहीं अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, जो भी करना है तुम्हें, जो भी तुम्हें लगे कि यार ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्याख्या बिना मतलब की नहीं आती। उसमें अगर लेखक ने कुछ अच्छा नहीं लिख रखा तो वो नहीं पूछेगा। अगर उसमें कुछ अच्छा लिख रखा है, कुछ जैसे कि गोदान में कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, वहीं से व्याख्या आएगी। जब आप 3-4 बार किताब पढ़ लोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ से व्याख्या आ सकती है। आप उसको वहाँ पे अंडरलाइन करो या हेडलाइट करो, कुछ भी करो। उसके बाद अगर कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ डाउट्सफुल हैं, जैसे स्कंदगुप्त में जो कविता कवि वाली व्याख्या है, अगर आपको 2-3 रचनाओं में डाउट हो रहा है, आप उसको डायरी में भी लिख सकते हो कि यार ये वाली व्याख्या इस किताब से है, या पीवाईक्यूज में आया था तो यह यहाँ से आया हुआ था। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, तो टेस्ट सीरीज में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टेस्ट सेंटर में लिख रहे होते हैं, हम वहाँ पे देख भी सकते हैं कि यार कहाँ से आई हुई है। वहाँ पर ऑनेस्ट रहना। जब टेस्ट सीरीज में तुम्हारी व्याख्याएं गलत होंगी तो हर्ट होगे कि यार 10 में 6 पहचान पाया, 10 में 7 पहचान पाया, और फिर आप हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट का प्रयास करोगे। मैंने 1-2 बार क्या किया, जो भी टेस्ट में व्याख्या आई है मैंने सोचा यार देख लेते हैं मोबाइल से कि ये व्याख्या कहाँ से आई हुई है, और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सफल हो गया, नंबर अच्छे आ गए। बट फिर लग रहा था कि यार ये गलत कर रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग मत करना। व्याख्या आप अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर आप मोबाइल वगैरह से मत देखो टेस्ट सेंटर्स पे। जब आप वहाँ पे गलत करोगे तब आप आ करके पढ़ोगे, और एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर टेस्ट में गलत हो गई तो फिर वहाँ नहीं गलत होगी। दूसरी बात, अगर नहीं भी पहचान पा रहे हो तब कैसे लिखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 10 में 10 पहचान ही पाओ। तब जो संदर्भ लिखते हो ना, अब मान लो ये कोई परिंदे वाली व्याख्या आई थी इस बार, निर्मल वर्मा की जो कहानी है नई कहानियों में से, अब वो नहीं पहचान में आ रही है, तब फिर आपको लिखना है दिया गया गद्य अवतरण आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से लिया गया है। अगर आप इतना पहचान पा रहे हो कि कहानी है कि उपन्यास है, तब आप वहाँ मेंशन कर दो ये कहानी खंड से लिया गया है। वहाँ पर लेखक का नाम, किताब का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। 1% भी रिस्क नहीं लेना अगर पहचान नहीं पाए हो। संदर्भ आप ऐसा लिख लो, पूरा वही लिखो, प्रस्तुत गद्य अवतरण आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के कहानी खंड से लिया गया है, और इसमें 1-2 लाइन और जोड़ दो जो भी कहानी का मर्म हो, इसमें इसके बारे में बात की गई है। उसके बारे में प्रसंग में भी कुछ नहीं लिखना, ना लेखक के बारे में ना पुस्तक के बारे में। प्रसंग भी आप जनरल लिखोगे। अब आप जब व्याख्या कर रहे हो तो चूंकि अब व्याख्या तो कर ही लोगे, कहानियों से थी या गद्य साहित्य था, उसकी व्याख्या कर दो। अब आया विशेष सेक्शन। यहाँ तक आपके मार्क्स कटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे भी नहीं, बट विशेष में जो संवेदना तो समझ नहीं पाओगे लेकिन शिल्प समझ जाओगे। तो जो शिल्पगत विशेषता होगी वहाँ पर अपने मार्क्स मैक्सिमम करने हैं। वहाँ पर अपने मार्क्स कैसे मैक्सिमम कर पाओगे, तत्समी भाषा दी हुई है, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, ऐसा इस लेखक ने भी यूज कर रखा है। और अगर तुमको थोड़ा सा ये है 40% डाउट भी हो रहा है ना कि यार इस कहानी से ली गई है ये, तब फिर यहाँ पे मेंशन कर दो कि ऐसा इस कहानी में भी बताया गया है, ऐसा परिंदे में भी कहा गया है। तब अगर आपको वो 6 नंबर नहीं देगा तो आई एम श्योर कि आपको 4 नंबर तो दे ही देगा। तो जो लॉस आप 5 नंबर का कर रहे थे, वो आपका नुकसान कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। ये मैक्स टू मैक्स आप सिर्फ 1 या 2 व्याख्या में ही करोगे और 8 या 9 व्याख्या पहचानने का प्रयास करोगे। 1-2 नकल भी कर लेना अगर हो पाए तो। नकल इन द सेंस कि आपको डाउट हो रहा है कि यार इसमें हो सकती है नहीं हो सकती है, और फिर जो आपके कंसाइंस बोले, जो आपकी इनर वॉइस बोले, आप उसमें चले जाओ। नकल इन द सेंस नहीं कि आप आगे वाले से पूछ रहे हो, पीछे वाले से पूछ रहे हो। ठीक है।
व्याख्या में मौलिकता कैसे आएगी? हम लोग कक्षा 6 से लिख रहे थे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और अगर हिंदी सबने ले रखा रहा होगा तो 6 से 12 तक लिखा होगा। वही अभी भी यूज करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वो हेडिंग चेंज नहीं होंगी। हाँ यार, हेडिंग आप पक्का डालना, कुछ लोग हैं हेडिंग नहीं डालते हैं, बट हेडिंग पक्का डाल के आना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब जब आप 10 की 10 व्याख्या लिख रहे हो ना, तब सब में ये मत लिख देना प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। हर व्याख्या में चेंज करना है। पहले में गद्यावतरण लिखा है, दूसरे में लिखना है दिए गए गद्य खंड से, तीसरे में लिखना है दिए लेखक की दी हुई पंक्तियों से। कुल मिला के मोनोटोमस नहीं होनी चाहिए। आप अलग अलग वर्ड्स यूज करो, आप बहुत सारे टॉपर्स कॉपी लो, उसमें से देखो टॉपर्स ने क्या क्या वर्ड्स यूज कर रखे हैं, और आप कम से कम 5-6 वर्ड्स ऐसे लाओ जो आपकी 10 व्याख्या का संदर्भ बना सके। जब आप संदर्भ लिख रहे हो और आपको पता है कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो संदर्भ में 2 लाइन प्रसाद जी के लेखन के बारे में भी लिखना है। ठीक, सिर्फ इतना बस नहीं लिखना है कि दी गई पंक्तियां स्कंदगुप्त से ली गई हैं। कुछ लाइन्स प्रसाद जी के बारे में या स्कंदगुप्त के बारे में लिखना है। हो सके तो हर रचना का टाइम याद रखना कि ये रचना 1936 में की गई है, कब की गई है, इसका भी मेंशन करो संदर्भ में। जब ये टाइम का मेंशन कर रहे हो तो नीचे अंडरलाइन कर दो, टाइम बतानी है, टाइम बता के आना है। और ये टाइम तो याद कर लोगे यार, इतनी ज़्यादा रचनाएं नहीं होती हैं। तो ये सब, इन सब से मार्क्स बढ़ेंगे, 6 के 7 हो सकते हैं। जब प्रसंग लिख रहे हो तो प्रसंग में सिर्फ दी गई पंक्तियों के बारे में नहीं बताना है, प्रसंग में पूरी रचना के बारे में बताना है, जो आपको इसेंस आ रहा है कि हाँ ये उस रचना के इस खंड से ली गई है, इसमें ये कहना चाह रहा है। उसके बाद व्याख्या। जो आधुनिक कविताएं हैं या आधुनिक कहानियां, उनकी व्याख्या हम लोग कर पाते हैं, बट अगर सुंदरकांड से आ गया या कवितावली से आ गया तो ये सब व्याख्या करने में थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो होता था क्योंकि मेरी अवधि इतनी अच्छी है नहीं। तो आपको एक रामचरितमानस का जो भी व्याख्या खंड आपको मिलता है, ये मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है और एक आइडिया रखना है कि जनरल थीम ये है। और अगर आप उस कविता, उन दी गई पंक्तियों का इसेंस नहीं समझ पा रहे हो, तो तुलसीदास जी की राइटिंग का जो जनरल थीम है वो आप समझ पा रहे हो, आपको जनरल थीम लिख के आना उसमें। ऐसा भी ना हो कि आपने उसमें ऐसा लिख दिया, मान लो एक रहीम दास जी का जो लेखन था, नहीं बिहारी जी का जो लेखन है वो पूरा सौंदर्य पे है, बट कुछ उनकी ऐसी भी रचनाएं हैं जो भक्ति में लिखी गई हैं, मेरी भवभादा और राधा नागी सोए। तो इन भक्ति वाले पे नहीं लिख देना जनरल थीम पे। ये ट्राई करना है कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ से ली गई है। ये जब आप पढ़ोगे, व्याख्या आपको पढ़ के जानी है। क्योंकि देखो, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि 344 तक गया है, हमारे में क्या होता है, हम लोग व्याख्या को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। 100 जितने भी नंबर, 100 नंबर का आता है, 100 नंबर हम लोग छोड़ के रखते हैं कि 100 नंबर तो आ ही जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शनल वाले तो 100 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना मैथ वाला मैथ पढ़ रहा है, ज्योग्राफी वाला अपने लोकेशंस देख रहा है, हिस्ट्री वाला अपनी लोकेशंस देख रहा है। तो हमको भी व्याख्या को एक प्रॉपर सेक्शन मान के चलना है। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको व्याख्या पढ़नी भी है और व्याख्या के नोट्स भी लेना है, ताकि आपकी व्याख्या में लगे कि हाँ इसने रामचरितमानस को कुछ आइडिया है, इसको इसको कवितावली का कुछ आइडिया है, इसको सूरदास के लेखन का आइडिया है। और जब आप विशेष लिखो तो विशेष को 2 भागों में बांट के लिखना है। विशेष में 2 चीज़ें होती हैं, एक शिल्प होता है, एक संवेदना होती है। इन दोनों में बांट के लिखना है। तीसरा एक हेडिंग बनानी है प्रासंगिकता की, इसमें रेलिवेंस लिखना है। कबीर की जो दोहे हैं, या तुलसीदास जी की जो राइटिंग है, या नागार्जुन की जो राइटिंग है, निराला जी की जो भी रचनाएं हैं, उनका आज के समय में क्या रेलिवेंट है। आपके सिलेबस में दी गई हैं तो कुछ ना कुछ प्रासंगिकता होगी, इसीलिए उन रचनाओं को चयन हुआ है। तो ये आपको हेडिंग बना के आनी है। 5 हेडिंग बनेगी, 5 या 6, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष में शिल्पगत सौंदर्य, संवेदनागत सौंदर्य, उसके बाद प्रासंगिकता लिखनी है। जब आप विशेष लिख रहे हो या प्रासंगिकता लिख रहे हो, तब यहाँ पर भी कंपेयर कराना है। कैसे? मन्नू भंडारी जी ने भी एक ही रचना पे लिखा है, एक ही समय, एक ही घटना पे लिखा है, महाभोज पे, और हरिजन गाथा में भी एक ही घटना पे लिखा है। तो अगर इन दोनों से आप व्याख्या कर रहे हो तो आपका ये दायित्व है कि आप कंपेयर करा के आओ। तो जब आप व्याख्या में इतनी मेहनत कर लोगे और आप लगभग 10 में से 8 या 9 व्याख्या पहचानेंगे और एक में आपने बिना नाम लिए लिख दिया, तब आपके लगभग 100 में से 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। और अगर वो 60-65 नंबर मिल गए आपको व्याख्या वाले, तो जो आपको 280 प्लस जाना है तो वो आसान हो जाता है। तो व्याख्या को हल्के में नहीं लेना है, जिस भी सेक्शन से पढ़ रहे हो उस सेक्शन की व्याख्या भी पढ़नी है। बिल्कुल मत छोड़ देना और बिल्कुल हुआ मत बना लेना व्याख्या का। तीसरा एक डाउट आता है कि गद्य, देखो 5 क्वेश्चन तो टिप्पणी वाले हो गए, जो पेपर आया, पेपर मान लो पेपर 2 चल रहा है, ये 5 क्वेश्चन टिप्पणी वाले होंगे। फिर आपको करना होगा सिलेक्शन कि आपको बाकी जो 2 क्वेश्चन करने हैं आपको किस खंड से करने हैं। 2 तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला, और 5वां आई थिंक मैंडेटरी है। फिर आपको चूज करना है कि आप कैसे करेंगे। अब आप ये वहाँ पर नहीं चूज कर सकते हो,
क्योंकि मान लो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, अब जब आप खुद से ऑनेस्ट हो और आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके नंबर किस में ज़्यादा आ रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं गद्य लिखता था, नाटक उपन्यास कहानी लिखता था, तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे। जब मैं वही लिखना स्टार्ट करता था, साध्य वीड़ा ब्रह्म राक्षस, मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। सिंपल सा रीजन था, आज तक समझ नहीं आई ब्रह्म राक्षस या साध्य वीड़ा। तो ये आपको अपना डिसाइड करना है कि आप गद्य में अच्छे हो या पद्य में अच्छे हो। आई रिपीट, अगर आपको अपना देखना है कि आप गद्य में अच्छे हो या पद्य में अच्छे हो, और आप जहाँ ज़्यादा बेटर हो, आपके मार्क्स जिधर से ज़्यादा आए हैं टेस्ट सीरीज में, या आपका लेखन जिधर अच्छा है, आपको वहीं से 3 क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप पद्य में अच्छे हैं तो आपको 3 क्वेश्चन पद्य से करना है और 2 क्वेश्चन गद्य से करना है। गद्य में आप अच्छे हो, बट अगर गद्य में एक समस्या ये आती है, अगर आप गद्य लिख रहे हो तो गद्य के जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपने उसके जो एग्जाम्पल्स का कंपाइलेशन लिख वो अपने पास बना लिया या आपने उसको याद कर लिया, तब गद्य में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको। तो ये आप देख लो कि आप किधर अच्छे हो, असाध्य मेरा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बट वहीं से करना जहाँ से आपकी स्ट्रेंथ हो, ये नहीं कि किसी ने किसी कुछ बोल दिया टॉपर ने तो मैं वहीं सुन लेता हूँ। तो मेरे को गद्य में अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं गद्य से करके आया 3 क्वेश्चन। आपके पद्य में आ रहे हैं तो आप पद्य से करके आओ। और पेपर 1 में क्या करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप कहीं से भी अच्छे हो, इसमें आप कहीं से भी अच्छे हो, लैंग्वेज क्वेश्चन से 3 करके आना है। जो लैंग पेपर 1 में भाषा खंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चंस करके ही आने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मार्किंग है भाषा में वो ज़्यादा बेटर होगी, और आपने अगर नोट्स बना लिए लैंग्वेज सेक्शन के तो आप याद भी कर पाओगे। आपको लैंग्वेज अगर आपके फिंगर टिप्स में है, अवधि बैच जितनी भी भाषाएं दी हुई हैं, तब आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे पेपर 1 में। तो लैंग्वेज वाला जो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, ये मत छोड़ देना कि आप 2 क्वेश्चन लैंग्वेज से कर दो और बाकी 3 क्वेश्चन वहाँ से कर दो। एक प्रॉब्लम और आती है जो मैंने फेस किया, कि 3 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स, 15 15। अब कभी कभी ऐसा होता है यार, इस मान लो कोई पर्टिकुलर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मुझे यार ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छे ये आ रहे हैं। ठीक। तो आप एक काम कर सकते हो, जब आपको चूज करना है तो आपको प्रायोरिटी देनी है 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे। आपको वही खंड करना है जिसमें आप जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल है, क्योंकि वो पहला आंसर होगा आपका उस सेक्शन का। और अगर आपने 15 15 वाले देख करके ये डिसाइड कर लिए, चलो ठीक है 2 आते हैं, 20 नंबर वाले में कुछ लिख लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 20 नंबर वाले में 4 पेज लिखने पड़ते हैं। और 4 पेज आप तभी लिख पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से इस बार क्वेश्चन थे जो सेटअप था 20 नंबर वाले में, कसा देवीड़ा क्वेश्चन आया हुआ था। अब मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब अगर मैं यहाँ पे उसको लिखने लग जाता, क्योंकि बाकी तो 15 15 वाले मुझे आ रहे थे, तो जो सात देवीड़ा वाला 20 नंबर क्वेश्चन था उसमें मुझे मार्क्स मिलते ही नहीं। ओके, 5 6 नंबर वहीं कम हो जाएंगे, तो फिर नंबर तो आपके और कम हो जाएंगे। तो ये भी देखना है कि आपको तीनों क्वेश्चंस आ रहे हों, तब आप उस खंड का चुनाव कीजिए। अगर 3 क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं, 3 के 3, तो जो 20 नंबर वाला उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद जितने पेज मिल रहे हैं, मान लो 4 पेज वाले 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, भाई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ख़त्म करना है। ठीक। ये नहीं करना है कि 3 साढ़े 3 पेज लिख के आना है या 2.5 पेज लिख के आना है। आपकी कॉपी में कोई भी स्पेस नहीं बचा होना चाहिए। अगर आप एक काम कर रहे हो कि चलो जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें 2.5 पेज लिख रहे हो, इवेल्युएटर को भी पता है कि आप टाइम भी बचा रहे हो और पेज भी बचा रहे हो, और आपने उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की है, तो नंबर कम मिलेंगे। तो ये 2.5 पेज वाला, 3.5 पेज वाला, वहाँ पे ड्रामा करके नहीं आना है। आपको जितने पेज दिए गए हैं सारे पेजेस भर के आने हैं। जब आप सारे पेज भर के आओगे तब आपकी कॉपी अलग दिखेगी। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आता है, क्योंकि ये जीएस और करंट अफेयर्स के साथ आप इसको मैनेज कैसे करोगे। सीधा सा रूल है, आप 30% टाइम दो अपने ऑप्शनल को। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए छोड़ के अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो या बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो आप 30% टाइम दो ऑप्शनल को, 60% टाइम दो अपने जीएस को, 10% टाइम दो अपने करंट अफेयर्स को। जो ये 60% वाला टाइम है जीएस वाला, ये आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ऑप्शनल का मत करना, क्योंकि पहले से कम टाइम मिला हुआ है। अगर आप सीरियस स्टडीज कर रहे हो और आपने हर दिन, अगर आप प्रीलिम्स का छोड़ के, मतलब जो ये फरवरी वाला टाइम है, फरवरी से जून तक का, इसके अलावा अगर आपने हर दिन 3 घंटे ऑप्शनल नहीं पढ़ा, तो फिर आप गलत कर रहे हो अपने वैकल्पिक विषय के साथ। ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक विषय ही पढ़ते जाना, जीएस नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोनोटोमी भी नहीं बननी पाएगी और आपके लिए थोड़ा रोचक भी बन जाएगा कि आप सुबह ऑप्शनल पढ़ रहे हो, उसके बाद आप जीएस पढ़ रहे हो, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, या सुबह जीएस पढ़ लो। बस ये जो डिवीजन है ये ध्यान रखना कि ना जीएस छूटने पाए और ना वैकल्पिक विषय छूटने पाए। उसके बाद एक सेक्शन आता है इसमें अन्य विधाओं का।
कौन कौन कंफर्टेबल है निबंध में, आलोचना में, संस्मरण में, रेखा चित्र में? ये ये जो मतलब सेक्शन है ना अन्य विधाओं वाला, ये छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये कोचिंग में भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। और हम सब जब भी प्लानिंग करते हैं हिंदी साहित्य रिवाइज करने की, तो वही मेजर ध्यान में आता है, उपन्यास, नाटक, कहानी, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, ये छूटा रह जाता है। ये समस्या कहाँ क्रिएट करता है? जो मैंने आपको बताए थे ना कि 3 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर। आपको ये भी बड़ा अच्छा आ रहा है, ये भी अच्छा आ रहा है, यहाँ जो 15 नंबर ये अन्य विधाओं से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चंस लाइट नहीं लेना है। जो भी अन्य विधाओं वाला सेक्शन है, आप उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, यात्रा वृत्तांत हो, आलोचनाएं हो, या जितना भी है, निबंध भी है, आपको उनको भी प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन वहाँ से भी आने ही आने वाला है। इवन वहाँ से कभी कभी व्याख्या भी आ जाती है, उससे गलत होने के आंसर बढ़ जाते हैं। तो अन्य विधाओं को भी टाइम देना है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका गद्य मजबूत है तो गद्य से करो, पद्य मजबूत है तो पद्य से करो। बट जो आपके कमजोर है, जैसे कि मेरा साधे मीणा था, वीक था, ब्रह्म राक्षस वीक था, समझ में नहीं आती थी, तो मुझसे गलती हुई आप मत करना। आपको ये प्रयास करना है कि आप उनको किसी भी टीचर से पर्सनली मिलके या किसी दोस्त से जिसको समझ में आ रहा है, आप अपने वीक सेक्शन को भी मजबूत करो। ऐसा मत करते चले जाना कि मजबूत को मजबूत कर दिया, कमजोर और कमजोर चला गया। तो जो भी आपके कमज़ोर एरियाज़ हैं, जो भी आपके वीक सेक्शंस हैं, आप वहाँ पर भी एफर्ट्स मारिए। आप अपने दोस्तों से पूछिए, सीनियर से पूछिए, और पूरी एक होलिस्टिक तैयारी करनी है, ताकि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा ना मिले जहाँ पे आप कंफर्टेबल ना फील करें, सहज ना अपने आप को पाएँ। और आप प्रयास कीजिए कि आपके 280 प्लस आएँ। आते कितने वो दूसरी बात है। और जितना मैंने अभी तक ऊपर से लेके अभी तक यहाँ डिस्कस किया है, यही सब मैंने किया था। दूसरा, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, जिसने मुझको 289 मार्क्स दिलाए हैं। अगर आप सब इतनी मेहनत करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कोई और टॉपर्स बता रहे हैं, खुद अपना एक तरीका नया डेवलप करेंगे, तो आपके मार्क्स निश्चिंत ही बेटर आएंगे। ये अभी तक था जो मुझे बताना था। अब आपके कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। एग्जाम्पल आते हैं उनको भी डाल देते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। जैसे व्याख्या के लिए 4-5 रहते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत जो उनको याद किया है वो व्याख्या में है, समझ कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे डाल। हाँ, डाल सकते हो यार। वो अल्टीमेटली ये थोड़ी ना देखना है कि ये तुमने व्याख्या का कोट यूज कर लिया है। अल्टीमेटली आंसर्स में तुम्हारा कोटेशन होना चाहिए। वो व्याख्या से करो या तुम कहीं और से करो, बट कोटेशन डाल के आओ। एग्जाम्पल चेंज करने के बाद उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी नोट्स एक्सपर्ट के यूज कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल दे रहा है तो नीचे पैरा भी उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो कबीर की भाषा पे क्वेश्चन आया हुआ है, या कबीर की भक्ति पे क्वेश्चन आया हुआ है कि वो योग मार्गी हैं या भक्ति मार्गी हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको पैराग्राफ अलग नहीं चेंज करना पड़ेगा। नागमती का विरह है, तो हमारी जहाँ जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वो अगर एग्जाम्पल आपने नहीं डाला, कोई और एग्जाम्पल डाल दिया, तो उतना ही काम करेगा। और कोई क्वेश्चंस? रिवीजन कैसे करना वो मैंने बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप जो भी आज जहाँ से आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स पढ़ना है। उसके बाद अगर आप लेट से आपका सिलेबस खत्म हो गया है, आपने जो नोट्स है वो एक बार पढ़ चुके हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। ऐसा कीजिए, आप सेक्शन में बांट लो कि आप उपन्यास पहले पढ़ रहे हो, फिर नाटक पढ़ रहे हो, फिर कहानियाँ पढ़ रहे हो। 2-3 बार वो रिवाइज करने के बाद, वो रट्टाफिकेशन मारने के बाद, आप नोट्स बना लो। जब आपके, जैसे मैंने आपको नोट्स डिस्प्ले कराए थे, वो नोट्स जब आपके बन जाएंगे, फिर जो आपका रिवीजन है वो ईजी हो जाएगा। और रिवीजन करते टाइम एग्जाम्पल्स भी रिवाइज करने, एग्जाम्पल्स अलग से बचा के नहीं रखना कि मैं एग्जाम्पल अलग टाइम पे रिवाइज कर लूंगा। जितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है उतना इंपॉर्टेंट निष्कर्ष भी है। इसमें निष्कर्ष के देखो 2 तरीके हैं। पहला तो तुम प्रासंगिकता लिख दो, आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है वो। मान लो कबीर पे क्वेश्चन आया हुआ, समाज सुधार पे कुछ भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आज भी कितना रिलेवेंट है, आप एक निष्कर्ष ये बना सकते हो। दूसरा निष्कर्ष साहित्यिक निष्कर्ष, साहित्यिक रेलेवेंस होता है कि जो इसका शिल्प था, इस लेखक का जो संवेदनाएं थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तीसरा, उस रचना का कितना इंपॉर्टेंस है, जो नागमती का विरह है, वो हिंदी साहित्य में कितनी बड़ी बात है। तो आप इन सब चीज़ों पर निष्कर्ष बना सकते हो। भाषा खंड पे जो टिप्पणी वाले हैं वहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो वो भाषा इंग्लिश तो कर ही रही है। अब मान लो राजस्थानी बोलियों पे क्वेश्चन आया हुआ है, अब राजस्थानी बोलियों पे आप लिख रहे हो, तो आप निष्कर्ष बनाओ कि इन जो जो भी ये वर्ग है, जो समूह है इन बोलियों का, इन्होंने हिंदी को समृद्ध किया हुआ है। और आप एक बार टॉपर्स कॉपीज देखो, बिना निष्कर्ष के आंसर छोड़ के नहीं आना, क्योंकि देखो खुद समझो 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगर बिना निष्कर्ष के तुमने छोड़ दिया ना, तो वो अधूरा लगेगा।
और अगर कुछ समझ ना आए तो जो तुमने ऊपर लिखा है वो समाप्त कर दो। जहाँ जहाँ आप सहज हैं, चाहे वो असाध्य वीडा में ही आप सहज क्यों ना हो, आपको वहाँ के वीडियोज नहीं देखने हैं यार, इतना टाइम नहीं आपको किल करना है। जहाँ पर आपके पास वीकनेस है, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको आप एक बार नहीं, आप उसको 2 बार देख लो। यार कैसा कोई नंबर तो यूपीएससी ने बताया नहीं कितने डालने हैं, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर होता है, बट एटलीस्ट एक दो तो पढ़ना ही चाहिए। एक्चुअली मान लो आपने टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट ले लिया, ठीक है, आज कौन सी डेट है, 9। मान लो नेक्स्ट टेस्ट आपको 19 जुलाई को, ठीक है। टॉपिक है आदिकाल। आपको कितने दिन मिले रहे हैं, 10 दिन। 10 दिन में जो मैंने नोट्स डिस्प्ले किए थे ना, वो बनाते हुए तैयारी करना। आप वो नोट्स भी बनाओ उसी 10 दिन में, आप उसका रट्टा भी मारो, फिर जाके टेस्ट सीरीज में अपना टेस्ट लिख करके आओ। नहीं यार, अब 1 हफ्ता तो लगता ही है कॉपी वॉपी चेक करने में, और बोल सकते हो तो 3-4 दिन में कर देंगे, बाकी अब देख लो। हाँ। लगभग 35-40 टेस्ट मैंने दिए थे, क्योंकि ये 2 साल का हो गया ना, 22 वाला अटेम्प्ट भी हो गया, 23 वाला भी हो गया। अच्छा दोनों सर। अटेम्प्ट मिला कितने टेस्ट हुए थे, एक अटेम्प्ट में नहीं। और सर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में हिंदी के साहित्य के पहले जो प्रथम आपने दिया रहा होगा, उसमें कितने मार्क्स थे सर, कृपया बताएंगे? यार उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको उस मार्क्स से मुझे खुद फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम वहां से जज नहीं कर सकते हो अपनी नहीं तैयारी। सर, जज नहीं करना है, बस जानना चाहता था कि मैं किस स्थिति में हूँ, आप कहाँ पे थे। वहां से स्थिति नहीं पता लगेगी ना, तुम फीडबैक पढ़ो, फीडबैक में वो क्या बोल रहे नहीं हैं। सर, उसके बाद फीडबैक अगर 120 प्लस आ रहा है तो तुम अच्छी जगह पे हो यार। नहीं सर, हाँ सर, मतलब फुल लेंथ जो मेरा पहला टेस्ट था उसमें सर लगभग मेरे 240 मार्क्स आ रहे हैं सर। और सर जब मैंने उसके बाद दूसरा टेस्ट दिया तो उसमें कम हो गए सर, लगभग 210 हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सबको, मैं भी ऐसा करता था, आप सब भी वैसा ही कर रहे हैं। आप ये देखो सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, आपको रिवाइज कितना हो पा रहा है, आप आंसर्स लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, जो फीडबैक मिला वो कैसा मिला है। मार्क्स के बेस पे तैयारी नहीं करनी है, फीडबैक पे तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, अभी उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ रही हैं सर, और अध्ययन के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अध्ययन करें और अशुद्धियों पर सुधार करें। हाँ, तो जो जो अशुद्धियाँ हों उन अशुद्धियों पे ध्यान दो। ठीक सर, धन्यवाद। यार ये आपका डिसीजन है, आपको कहाँ से क्लास लेनी है, कहाँ से टेस्ट लेनी है, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है यार। हम्म। यार ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा क्या करता, चलो। सर जीएस के साथ ऑप्शनल को आंसर राइटिंग दोनों को कैसे करना है सर, मतलब टाइम मैनेजमेंट कितना जीएस में एक दिन आंसर लिखना और ये ऑप्शनल का सर? जैसे कि मेरा ऑप्शनल मैं एक बार पढ़ चुका हूँ अच्छे से, और मैं जीएस का भी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, तो उसके साथ ऑप्शनल को कैसे, मतलब कितना करना है सर आंसर तो मान राइटिंग? लेते हैं कि ये कोई नया बच्चा है, उसको 25 में अटेम्प्ट देना है, पहला अटेम्प्ट। अब जो हमने डिवीजन किया था ना 60-30 और 10 वाला, 60-30 और 10 वाला, मान लो 3 घंटे पढ़ रहा हो हिंदी साहित्य, अब 2.5 घंटे उसने पढ़ाई कर ली, जो उसको रट्टा मारना था, याद करना था, कर लिया। अब जो आधा घंटा बचा उसके पास, उसमें वो आंसर लिख ले अपने 2-3 आंसर्स। 3 आंसर्स के लिए आधा घंटा बहुत है। सेम वो जीएस में कर सकता है, 5 घंटे 5.5 घंटे पढ़ ले, बाकी जो आधा घंटा मिला उसमें आंसर्स लिख ले। जी ठीक, थैंक यू सर सर। मेरे 3-4 सवाल हैं। आपने बोला कि आप पेपर 2 में गद्य खंड को ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो उसमें आलोचकों के टिप्पणी लिखना ज़रूरी है? हाँ जरूरी है, मतलब तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट लिखोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। आमतौर पे हम लोग कोचिंग के नोट्स से पढ़ते हैं, तो उनमें आलोचकों के टिप्पणी गद्य खंड में उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक ठाक मात्रा में 1-2 ही लिखनी है, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं आनी है। एक एक भी लिख दिया तो काम हो जाएगा आपका। और सर और दूसरा जो मैंने बोला ना विकीपीडिया वाला, जब आप विकीपीडिया पेज में जाओगे तो मन्नू भंडारी के बारे में बहुत आलोचकों ने कुछ कहा होगा, हाँ आप वहाँ से ला सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं भी इंटरनेट से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा था कि ये रेलेवेंट है या नहीं है। नहीं, ये रेलिवेंट है। और सर दूसरा सवाल ये कि उदाहरण और टिप्पणियाँ औरों से अलग होना ज़रूरी है, या फिर जो कोचिंग के नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं को? देखो अलग पूरा अलग नहीं कर देना है, क्योंकि वो रेलिवेंट ना बचे, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे ले आओ जो दूसरों के पास ना हो, बट वो सिर्फ रचना से ही आने चाहिए। और जब आप खुद पढ़ोगे मूल पाठ को तब आप अलग कर पाओगे।
तो ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आंसर कंप्लीट हो, ये हाँ, ना कि बहुत ज़्यादा लोग हो। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो, जो पूछा गया है वो बताना है। हाँ ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बाद में आएंगी, हाँ। बट पहले क्वेश्चन का आंसर लिख के आना, पेपर पूरा करके आना है। और सर पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है उसमें जैसे कुछ टॉपिक्स है जैसे कृष्णा सोबती या वगैरह वगैरह, तो इनमें आमतौर पे कोचिंग के नोट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो वो भी इंटरनेट से ही तो कलेक्ट करने जितना हैं। दिया है वो इनफ है, क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं आते इनसे, और अगर मान लो आ भी गया तो चॉइस भी है वहाँ पे चूज करने की। ठीक है। सर सर इसमें आंसर राइटिंग में पॉइंट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं? लैंग्वेज वाले में कर सकते हो, गद्य पद में नहीं कर सकते हो। और सर ये जीएस से ऑप्शनल में हेल्प और ऑप्शनल से जीएस में ऐसा कुछ हो सकता है मतलब? हिंदी लिटरेचर में हाँ सर, यार हिंदी लिटरेचर क्या ही हेल्प करेगा जीएस में, ये जीएस का ऐसा कुछ? नहीं कर पाता हिंदी लिटरेचर जीएस में। ऐसे में कर देगा, इंटरव्यू में कर देगा। ठीक है, थैंक यू सर। जो किताबें दी गई वही पढ़नी है। अरे वो बुकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मूल पाठ दिया हुआ है, हाँ वो पढ़ना है व्याख्या के लिए। क्वेश्चन है जैसे कि मूल पाठ्य पुस्तक सारी पढ़नी है, तो जो पाठ्य पुस्तक ऐसी हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, जैसे कुरुक्षेत्र की पाठ्य पुस्तक ऐसी है कि उसमें पैराग्राफ ही दिए हैं बस, कुछ अर्थ दिया ही नहीं, तो समझ में आती नहीं, ऊपर से जाती है, उसका कैसे करें? वो भी पढ़नी है यार, उसकी व्याख्या जाएगी तो कहाँ से करोगे। नहीं, व्याख्या तो आएगी लेकिन किताब जैसे गोदान आसान है, उपन्यास नाटक पढ़ने आसान है, उसको समझ लेते हैं, उसमें तो सिर्फ पैराग्राफ दिया है और आगे नहीं, बढ़ता जा तुम रहा उसको पढ़ना स्टार्ट करो, एक दो बार गिव अप करोगे, बट जब तीसरी बार पढ़ोगे ना तो वो भी अच्छी लगेगी, वो भी बहुत अच्छी रचना है, तभी सिलेबस में इंक्लूड की गई है। है। और सर PYQ 2014 से पहले के देख सकते हैं या? टाइम है, अफोर्ड कर पा रहे हो तो देख लो। ठीक, थैंक यू। एंड मेरे को जो क्वेश्चन है मैं जीएस रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। तो जैसे जीएस देखते हैं क्वेश्चन, जो कंटेंट होता है हर किसी कोचिंग का, तो वो जो क्वेश्चन यूपीएससी आता है तो थीम्स तो लगभग वही होते हैं, बट जो डिमांड क्वेश्चन की होती है वो मैच नहीं कर पा रही है। तो कंटेंट कैसे रेडी करना है फिर? जीएस का कंटेंट, यस सर। लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिटी का। यस सर। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ सर ली। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा ऐसा करता है कि थीम तो वही होता है, बट जो क्वेश्चन डिमांड करता है वो हमें कंटेंट में कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअली जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिखते हैं तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी करंट अफेयर्स होता है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मान लो इस बार जो क्वेश्चन आएगा रिसोर्स का, तो वो करंट में होगा, तभी उस रिसोर्स के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। यस सर, यस सर। दूसरी बात हम क्या इग्नोर करते हैं ज्योग्राफी में, जो लोकेशन होती हैं, Yes, जो sir. उनकी इंपॉर्टेंस होती है वो भी इग्नोर कर देते हैं। जब आप ये सब इग्नोर करोगे तब आपका आंसर बेटर नहीं हो पाएगा, आप डिमांड नहीं समझ पाओगे। यस सर, यस सर। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप ध्यान दो कि जो आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो ठीक तरीके से हो जाए। जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है वो आप कहीं और से देखिए, आप उनको देख करके जाओ। और जो विजन का आता है मेंस 365, यस सर, उसमें कुछ सेक्शन होते हैं जो ज्योग्राफी को एड्रेस करते हैं, यस सर। आप वो भी देख सकते हो डिमांड के लिए। दैट मीन्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सारे टॉपर नोट्स होते हैं, बट हम हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं होते। सो वो जो कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ से उठा लेते हैं, बट हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती। अरे तो आप खुद के टॉपर्स नोट्स बनाओ, बाकी जब नए लोग आएंगे वो आपके नोट्स उठाएंगे। बाकी टॉपर्स नोट्स इतने भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, वो लोग क्या लिख रहे हैं वो अपने लिए लिख रहे हैं। मैंने अपने नोट्स में क्या लिख रखा है हिंदी साहित्य में, मैं समझ पाऊंगा। आपको टॉपर्स नोट्स नहीं है, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यस सर। एनसीईआरटीज हैं, दूसरी बुक्स हैं वो अवेलेबल है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आपको पास वो एटलस है। अब जब ये सब चीज़ पढ़ोगे ना तो आपके आंसर्स बेटर हो जाएंगे। आई मीन जितना टू चीज़ से दिया दैट, गया है, उतना यस उस पे सर, ध्यान यस देना सर। है। आई मीन टू से जैसे वैश्वीकरण पे क्वेश्चन आता है, पीछे वाली थीम सेम हो गई, बट जैसे इस बार क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से कुछ कम से कम 2 या 3 डायरेक्शन उस क्वेश्चन में ऐसी होगी जो हमें एक अलग कंटेंट चाहिए होगा, और वो किसी कोचिंग में हमें दिखता नहीं है, बिकॉज वो तो सारे PYQ थीम्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जब आपकी वैश्वीकरण की समझ इतनी अच्छी होगी, Yes, तब sir. क्वेश्चन कुछ भी है पुराना या नया, आप उस पे आंसर्स लिख पाओगे। बस यू नीड कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो, कुछ फैक्ट हो, कुछ डेटा हो। यस सर। ये आप कलेक्ट कर सकते हो। ये फैक्ट्स डेटा हर जगह कंपाइलेशन अवेलेबल है, और जब आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं तब अपनी समझ विकसित कीजिए। बाकी हिंदी पे सारे क्वेश्चन पूछेंगे आज। ओके ओके, थैंक यू सर। नहीं, हिंदी पे आप लोग यहाँ भी हिंदी को इग्नोर करोगे तो नंबर कम नहीं आएंगे, फिर मुझे मत कहना। हाँ सर जैसे हम शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग की, तो शुरुआत में जैसे हम याद करा और फिर क्वेश्चन देखा,
क्वेश्चन शुरुआत करा पर बीच में जाकर रुक जाते, पैनिक कर जाते हैं लिखते जैसे शुरुआत करते हैं। जब आप डेली आंसर राइटिंग करोगे तब आप पाओगे कि 2-3 महीने बाद आपके आंसर राइटिंग में आप बीच में नहीं रुकोगे, आपका खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसा होता कि सर मतलब याद है क्वेश्चन भी लगता है कर देंगे, बट जब जैसे क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, बट हम उसका मॉडल आंसर या कहीं से देखते हैं तो बाद में लगता है ये तो मैं भी कर सकता था। मतलब हाँ, तो वो जब आप लिख रहे हो तो आप गिव अप मत करो, थोड़ा टाइम लो, अपना आंसर खत्म करो, और उसके पहले जब आप डेली लिख रहे हो ना तब वहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो। कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आंसर दे दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसी समस्या है? कैसी? यार देखो, मतलब जो ये ब्रेक वाली समस्या आती है ना, सबके साथ आती है कि आपके 2 दिन वेस्ट हो गए, 3 दिन वेस्ट हो गए। बट मान लो आपने वीक में स्टार्ट किया मंडे से, कोई आपका प्रोग्राम था, मंडे वेस्ट हो गया, ट्यूसडे वेस्ट हो गया, जो वेस्ट हो गया उसको छोड़ दो, वो वापस नहीं आएगा, जो बचा उस पर ध्यान दे लो। ठीक है? अगर दिन का आपका 60% टाइम भी वेस्ट हो गया है ना, तो 40% बचा है ना, उसमें से आप ट्राई करो कि 35% टाइम पढ़ने पे ही जाए। सर ये कंपैरिजन आपने बताया कबीर का तुलसी से टीका लिखा का, तो ये कैसे मतलब करना है और ये आंसर राइटिंग में कैसे करेंगे? जब आप पढ़ रहे हैं, मान लो नागार्जुन ने इतना लिखा है अकाल, और उसके बाद लिखा है हरिजन गाथा लिखी, जो संवेदना है वो संवेदना कहीं ना कहीं कबीर में भी दिखती है समाज सुधार के लिए। तो जब आप सारे सिलेबस का आपका ख़त्म हो जाएगा, सारे लेखक आपने पढ़ लिए, तब आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे। आप जब स्कंदगुप्त पढ़ोगे तो कमायनी आपको याद आ जाएगी, जब आप प्रसाद पढ़ रहे हो गद्य में तो आपको प्रेमचंद भी याद आ जाएंगे। तो जब आप ये याद कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे ना, तब आपके आंसर्स बेटर हो जाएंगे। आपको ये डेलिबरेटली ट्राई करना है, इम्पोज करना है कि अब मैं इसको लिख के ही आऊँगा कंपेरिजन। बिना कंपेरिजन के वो जो साल तत्व आता है, ये जो कंप्लीसन की भावना आती है संपूर्णता वाली, वो नहीं आ पाती आंसर्स में। जैसे कबीर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो अगर वो कहीं मैच कर रहा है तुलसीदास से तो कैसे डालेंगे? यार ये आपको ना डेवलप करना पड़ेगा आंसर राइटिंग स्किल्स में आपकी। मान लो कुछ टॉपिक्स पे है जिसमें तुलसी ने भी कुछ कहा हो, कबीर ने भी कुछ कहा हो, तब आप उन टॉपिक से बताना कि हाँ यहाँ पर दोनों ऐसा मानते हैं, यहाँ पे ऐसा डिफर करते हैं। सर ये जो आपने 30% और 60% 10% जो बोला है, तो ये शुरुआत से ही लेके चलना है ऑप्शनल या फिर बीच में? नहीं, शुरुआत से लेके नहीं चलना है। शुरुआत में अगर आप मान लो जीएस पढ़ने आए हो तो आप जीएस पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ने हो तो ऑप्शनल पढ़ लो। बट एक बार आपका मेजोरिटी में आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो या आप सब कुछ रिवाइज कर चुके हो, फिर आप इसको अपना सकते हो। सर नेक्स्ट। मानसिक उत्तर। यार उतना नेसेसरी नहीं है। अगर आप डेली लिख रहे हो, मासिक की जगह में आप ये जाओ ना, आप सेक्शन वाइज लिखो। अच्छा सर। आपने को उपन्यास हो गया तो आप उपन्यास पे लिख लो, चाहे महीना लग गया हो चाहे 2 महीना लग गया हो। नाटक हो गया तो नाटक पे लिख लो। सर जैसे कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं, तो उनको छोड़ के फिर हाँ, आगे उनका। हाँ, जो अगर रिपीट वाले पे 2 बार नहीं लिखना है। हाँ सर। एक ही बार लिखना है। अच्छा सर, ठीक सर, धन्यवाद। यार इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करो, तब आपके जो जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारी एक ही राइटिंग पे होंगे। तो ये आप करते होगे कि आप स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लेते होगे, बाद में टाइम कम लेते होगे। तो हाँ, तो आप ये गलती सुधारो, आप हर क्वेश्चन को सेम टाइम दो, तब आपकी राइटिंग सेम रहेगी। सर उत्तर लेखन में क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करने से नंबर बढ़ता है क्या सर? समझ में नहीं आएगा चेक करने मतलब वाले कठिन के। शब्दावली तत्सम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलिवेंट शब्दावली यूज करने से नंबर बढ़ते हैं, कठिन से नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, पूरा दिसंबर जनवरी तक मेंस की तैयारी करो। डन। सर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से? आपसे पूछा गया था? हाँ, हिंदी साहित्य से पूछे गए थे। हिंदी साहित्य से मेजर क्वेश्चन वही आते हैं कि भाषा का विकास कैसे करोगे, दक्षिण में कैसे विकास करोगे, जो समन्वयता है वो कैसे लाओगे, और साहित्य कैसे आपकी हेल्प करता है बेटर आईएएस, बेटर प्रशासनिक अधिकारी बनने में। इसको सकारात्मक तरीके से लिखो और कुछ मतलब ऐड कर दो, तो
हाँ उसमें भी वैसा ही है, वे फॉरवर्ड लिखना है। हाँ फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। थैंक यू।